बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चों, आज हम 10th क्लास फिज़िक्स की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, इसका जो चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ मेटेलिक स्फीयर टू गेट 100 पिको कूलम चार्ज। देखें, पहले तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जब किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। जब किसी भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो वो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हों कि जो स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज जो है वो 100 पिको कूलम्स का आ जाए। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। वो चार्ज इसने खुद बताया हुआ है 100, लेकिन वो कह रहा है कितने चार्ज इससे जो है या कितने इलेक्ट्रॉन इससे जो है वो रिमूव हो रहे हैं कि इसके ऊपर इतना चार्ज आया है। तो देखते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट में पहले डाटा नोट करते हैं। इसने कहा जी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने फाइंड करना है। कैसे पता चला? उसने कहा हाउ। हाउ का मतलब है वो पूछ रहा है हाउ मेनी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड, वो एन हम इसको कहते हैं। ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, आगे वो कहता है फ्रॉम अ मेटेलिक स्फीयर टू गेट 100 पिको कूलम चार्ज। यहाँ पर चार्ज कितना गिवन है? चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास 100 पिको कूलम है। अब पिको की वैल्यू जो है वो आपको पता है 10⁻⁻12 होती है। तो 100 को हमने एज इट लिखा और पिको की जगह हमने लिख दिया 10⁻12 और 7 कूलम्स को इसी तरह लिख दिया। अब देखें, ये दो चीज़ें हमने स्टेटमेंट से देखी हैं। अब जब उसने कहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र हुआ है, तो पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन यानी कि ई। तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ये आपको बच्चों पता होना चाहिए, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, तो अब देखें, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये एक फार्मूला है Q = NE। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हमने फार्मूला लिख लिया। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कैसे हमने ये लिखा है। देखें, सपोज कर लें, ये आप साइड पे देखें, मैंने कुछ लिखा हुआ है जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, आपने लिखना नहीं है वैसे। कि सपोज करें कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है सपोज कर लें कि 2 कूलम्स का चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर 2 कूलम्स का चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। मैं आपसे कहता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा। ठीक है, तो ये आप अगर सपोज आप क्या करेंगे, आप उसको जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर देखें Q = NE। अब Q मैं आपको बता देता हूँ कि वो 10 है, यानी कि टोटल चार्ज वो 10 बन रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं आपको ये कह देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 चार्ज है और मैं कहता हूँ एन मीन, अब आपने बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हों कि आंसर आपका 10 आ जाए। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 2 है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो 10 बन जाएगा, यानी कि n। तो यही तो आपने फाइंड करना है। इस स्टेटमेंट में भी उसने भी यही कहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हों तो आपके पास चार्ज जो है वो 100 आ जाए। तो ये उसने बताया हुआ 100। तो चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, n आपने फाइंड करना है। इसी तरह यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, n की e इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वो q के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और n आपके पास फार्मूला बन गया n = Q/E। अब यहाँ पर Q यानी कि जो टोटल चार्ज उसने बता दिया था वो था आपके पास 100 × 10⁻⁻12। इसको हमने जब कन्वर्ट कर लिया था, पिको की वैल्यू पुट कर ली थी, और E आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19। अब आपको बिल्कुल ये कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मजीद बता देता हूँ कैसे आप सॉल्व करें। आप 100 को डिवाइड करें 1.6, जो सिंपल डिजिट्स हैं। ठीक है, 100 को जब आप डिवाइड करेंगे 1.6 से तो आपका आंसर आएगा 62.5। और जो पावर्स हैं 10 की पावर्स, उनको आप इकट्ठा कर लें। ऊपर 10⁻⁻12 है, जो नीचे -19 है, ये ऊपर जाके +19 हो जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा 62.5 × 10⁻7। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है लेकिन कंप्लीट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका पॉइंट है ना वो फर्स्ट डिजिट के आगे होना चाहिए। तो आप इस पॉइंट को जब मूव करवा के लेके जाएंगे 6 की तरफ, तो कितने डिजिट आप मूव करके गए, 1 डिजिट।
तो यहाँ पर आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। जब आप राइट साइड से जाए ना तो आप पावर में +1 करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10⁸ आपका, यानी कि ये आपके इतने चार्ज अगर हों, इतने चार्ज उससे रिमूव हों, तो आपका जो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 100 का आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक प्रॉब्लम था फर्स्ट। अब इसी तरह हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है जी वो क्या है बच्चे, देखें, 2 point charges of 1.2 picocoulombs and 2.5 picocoulombs are separated by 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। दो चार्ज हैं, ठीक है, दोनों का चार्ज बताया गया है कि उनके ऊपर कितना कितना चार्ज है। ठीक है, एक को आप Q1 कह दें, एक को आप Q2 कह दें, उनको सेपरेट किया गया, अलग किया गया, कितना उनके दरमियान डिस्टेंस रखा गया, कितना फासला रखा गया, वो 50 सेंटीमीटर का है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू। अब जरी सी बात है, दो चार्ज हैं, वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो यही उसने फोर्स पूछी है आपसे कि वो कितनी फोर्स से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब कैसे पता चला वैसे ये कि अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो देखा जाए तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव में लिखा हुआ है, 1.2 पॉजिटिव वैल्यू है और 2.5 भी पॉजिटिव है। जब दोनों चार्जेस एक जैसे हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यहाँ पर वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये जो फोर्स वो पूछ रहे हैं ना आपसे, ये रिपल्जन वाली है, वैसे जैसे उसने पूछा नहीं, जस्ट आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। अब उसने दो चार्जेस की वैल्यू बताई है, तो एक को हम कहते हैं Q1 हमारे पास कितनी है 1.2 पीसी, इसको मैं पीसी बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको ये बता दिया है कि ये पिको कॉलम्स है। ठीक है, तो पिको की वैल्यू आपके पास देखें वो कितनी होती है 10⁻⁻12, तो साथ आपने कॉलम्स लिख दिया C। अब दूसरा जो चार्ज था उसको आप Q2 कह देते हैं, ये आपके पास है 2.5 पीसी, और आप 2.5 और P की जगह आपने लिख दिया 10⁻⁻12 और कॉलम आगे। ठीक है, अच्छा, आर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को बच्चों यहाँ पर हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर हमारे पास कितना है 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, आपने 100 से डिवाइड करना है, तो आपके पास 0.5 मीटर आ जाएगा। अच्छा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। फोर्स आपने फाइंड करनी है, यानी कि एफ जिसको हम बोलते हैं, ये आपने फाइंड करनी है। ये था आपका डाटा, बिल्कुल कोई आपने रटा नहीं लगाना, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है और साथ साथ डाटा नोट करना है। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर में भी कोई अगर थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग करते हैं तो आप कंसेप्ट आपका क्लियर होता है कि आप उसको अटेम्प्ट कर लें। अब आपके पास डाटे को देख कर ही हमें पता चल गया है कि यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई हो रहा है। कूलम्स लॉ अब क्या होता है, कूलम्स लॉ हमारे पास बच्चे इक्वल है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो K है ये इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपने याद करनी है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये वैल्यू आपने याद करनी है। ठीक है, अब देखें, अब हमने यहाँ पर फोर्स फाइंड करनी है, तो पहले हम सारा डाटा यहाँ पर पुट कर लेते हैं। K की वैल्यू हमें पता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू भी हमें पता है, वो ऊपर अब लिखी हुई है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। इसी तरह Q2 की वैल्यू आपके पास 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, और R की वैल्यू आपके पास 0.5, और इसका ऊपर आप स्केयर कर देंगे। अब यहाँ पर आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक दो स्टेप्स बता देता हूँ ताकि आप स्टेप्स कुछ करके फिर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। वो स्टेप्स क्या हैं कि आपको जहाँ पर जो सिंपल डिजिट्स नज़र आ रहे हैं 9, 1.2, 2.5, इनको आप इकट्ठा कर लें, लाइक ये, और जो 10 रेज़ पावर है इन सब को आप इकट्ठा कर लें। 10 रेज़ पावर 9, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, 9 -12 और 0.5 का स्केयर आप करेंगे तो ये 0.25 आ जाएगा। अब आप सिंपल 9 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई 2.5 इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 27, और 10 रेज़ पावर फाइनल होके आ जाएगी -15, और डिवाइडेड बाय 0.25 कर देंगे। आपने 27 को डिवाइड करना है 0.25 से, तो ये आपका आंसर आएगा 108 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर -15। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में है, लेकिन इसको कंप्लीट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसका पॉइंट देखें कहाँ पर है। वो पॉइंट जो है अगर किसी भी डिजिट का ना हो तो वो उसके एंड पे होता है, यानी कि 8 के आगे होगा। और ये डिजिट जब हम मूव करवाएंगे फर्स्ट डिजिट की आगे, तो आप कितने डिजिट्स मूव करके जाते हैं ये साइड पे आप देख भी सकते हैं। आपने 2 डिजिट्स मूव करने हैं, तो राइट साइड से जब आप डिजिट्स मूव करके जाते हैं तो ये पहले तो ये आ जाएगा 1.08 मल्टीप्लाई 10 पर -15 +2। जब आप राइट साइड से जाते हैं तो आपने पावर्स प्लस करनी है, जब आप लेफ्ट साइड से आते हैं तो माइनस करनी होती है। तो ये आपका आ जाएगा 1.08 मल्टीप्लाई 10 पावर -13। अब क्योंकि ये फोर्स है तो 7 यूनिट आप न्यूटन लिख देंगे, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अब इसी तरह अब नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ मूव करें तो क्या है, फोर्स ऑफ रिपलियन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज। देखिए यहाँ पर ये मैं आपको जस्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ कि फोर्स ऑफ रिपल्जन है। रिपल्जन का मतलब है वो एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। अब क्यों रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, या तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों सेम है इसलिए रिपेल कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा वो फोर्स कितनी है जी, 100 न्यूटन की। when distance between them is 40 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं वो 40 सेंटीमीटर है। व्हाट इज फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस। अगेन उसने फोर्स पूछी है, लेकिन साथ उसने क्या किया, उसने डिस्टेंस को डबल कर दिया है। यहाँ पर दो केस बन रहे हैं, एक पहले सिंपल फोर्स ऑफ रिपल्जन और डिस्टेंस आपके पास 100 फोर्स 100 न्यूटन की है और डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर का है। अब अगेन वो कहता है कितनी फोर्स उनके दरमियान रिपल्जन की होगी जब आप डिस्टेंस को डबल कर देंगे, उनको दूर दूर कर देंगे मजीद। सर इसी बात है, वो फोर्स कम हो जाएगी। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो डाटा नोट करते हैं जी। सबसे पहले फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज, फोर्स कितनी है जी, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो 100 न्यूटन है। when distance between them is 40 सेंटीमीटर, अब डिस्टेंस जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं वो 40 सेंटीमीटर है, और इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 मीटर आ जाएगा। ये तो होगा फर्स्ट केस एक किस्म का। अब व्हाट इज फोर्स ऑफ रिपल्जन, अगेन वो फोर्स कह रहा है रिपल्जन की, तो इसको हम एफ प्राइम कह देंगे ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखनी है, ये फोर्स कब आपने फाइंड करनी है, साथ ब्रैकेट में लिख दिया व्हेन डिस्टेंस इज डबल। डिस्टेंस डबल हो गया, क्या मुराद है इसकी, मुराद ये है कि डिस्टेंस इस डबल से मुराद है कि आप जो नया जो डिस्टेंस है ना, क्योंकि डबल हो चुका है, इसको आप आर प्राइम कह दें। और ये कितना है, ये 2r है। 2r का मतलब है डबल हो गया है पहले से, तो इसका वैल्यू कितनी आएगी, पहले 0.4 था, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें वो 0.8 आ जाएगा, ये डबल हो जाएगा। दो केस बन गए। ठीक है, अब आप देखें, आप सिंपल पहले फर्स्ट केस को यूं समझ लें, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या फार्मूला है आपके पास, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। यहाँ पर आप सिंपल वैल्यूज पुट करें। F यानी कि जो फोर्स है, सिंपल जो F है वो 100 है, के आपके पास 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 है, और Q1 Q2 की वैल्यू आपको नहीं पता, आप इसी तरह लिख दें। और R की वैल्यू आपने 0.4, क्यों, क्योंकि आप फोर्स 100 वाली पुट करें, उसी के साथ जो उसका डिस्टेंस था वही डिस्टेंस 0.4 का स्केयर कर देंगे। इसको आप क्या करें, जो 0.4 का स्केयर यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है, ये 100 के साथ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके साथ जो 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 मल्टीप्लाई हो रहा है Q1 Q2 के साथ, ये इधर 100 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, यूं यानी कि ये। ठीक है, अब 0.4 जाके 100 से मल्टीप्लाई हो गया, और 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 ये आके डिवाइड हो गया, तो इधर क्या रह गया, Q1 और Q2। अब यहाँ पर क्या करें, 100 को इसी तरह रहने दें, और 0.4 का आप स्केयर लेंगे तो ये 0.616। अच्छा, पॉइंट के बाद डिजिट को डायरेक्ट आपने डिजिट पूरा नहीं बोलना, आपको 16 ऐसे बोलेंगे, 16 नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। अब आप क्या करें, जो 100 को मल्टीप्लाई करें 0.16 से, जो आंसर आता है उसको आप 9 से डिवाइड कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 1.78। और जो 10⁻9 है नीचे है, जब ये ऊपर जाएगी तो -9 हो जाएगी, और इधर Q1 Q2। अब आप क्या कर लें, Q1 Q2 को इधर लिख लें और ये सारी वैल्यू इधर लिख लें। ठीक है, ये आपका Q1 और Q2 आया है। अभी हमारा टारगेट क्या था, वो और चीज़ है, वो है जी एफ प्राइम, यानी कि जो न्यू फोर्स है जब आपका डिस्टेंस डबल हो जाता है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, एफ प्राइम इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर प्राइम, क्योंकि फोर्स आर एफ प्राइम वाली है। ठीक है, यानी कि जो न्यू फोर्स है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, के की वैल्यू आपके पास 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 है, Q1 Q2 की वैल्यू आपने अभी फाइंड की है, इसीलिए हमने फाइंड की थी, ये 1.78 मल्टीप्लाई 10⁻−9, और आर प्राइम की वैल्यू जब डिस्टेंस डबल हुआ था तो वो 0.8 हो गया था, और ऊपर आपने इसका स्केयर कर देना है। अब आप किसी भी तरीके से इसको आगे सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं 2-3 स्टेप्स कर रहा हूँ ताकि आप जो परेशान ना हो। तो मैंने क्या किया, 9 को मल्टीप्लाई किया 1.7 से, तो ये आ गया 16.02, और 10⁻9 और 10⁻−9, ये वैसे दोनों यहाँ से कैंसिल भी हो सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैंसिल कर दें या यूं लिख लें, बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी 9 - 9, और नीचे 0.8 का आप स्केयर लेंगे तो ये 0.64 आ जाएगा। और अब 16.02 को जब आप डिवाइड करेंगे 0.64 से तो ये 25, और 10⁻9 - 0, किसी भी चीज़ की पावर जब ज़ीरो होती है तो वो इक्वल होता है 1 के।
ठीक है। तो 25 रह जाएगा, और फोर्स है तो ये न्यूटन। तो ये आपकी जो न्यू फोर्स है, देखें अब देखते हैं क्या ये फोर्स कम हुई है या ज़्यादा हुई है। देखिए स्टेटमेंट में उसने कहा था कि दो चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उनके दरमियान कितना दो है आप समझ लें यूँ, एक इस तरफ आपके लेफ्ट पे है और एक राइट पे है, और कितना दरमियान में फासला है जी 40 सेंटीमीटर का, और फोर्स एक दूसरे को कितनी फोर्स लगा के यूँ रिपेल कर रहे हैं जी 100 न्यूटन की। अब हम क्या करते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना 40 सेंटीमीटर, उसको मजीद बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं, यानी कि चार्जेस को दूर दूर कर दें। अब ऐसे खुद आपका क्या माइंड कह रहा है कि जब उन चार्जेस को हमने मजीद दूर कर दिया तो क्या उनके दरमियान फोर्स जो है, जिस फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, वो कम होगी या ज़्यादा होगी? ज़ाहिर सी बात है कम होगी, क्योंकि दूर दूर हो गए। तो इसका मतलब है कितनी कम होगी, यही उसने पूछा था आपसे। पहले तो 100 थी, अब देखें वो कितनी आई है डिस्टेंस ज़्यादा करने से, तो वो फोर्स आपकी 25 देखें कम हो गई है, क्योंकि चार्जेस दूर दूर आपने कर दिए। तो ये था जी आपका प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास 4 है, टू आइडेंटिकल चार्जेस। टू आइडेंटिकल चार्जेस का मतलब क्या है, एक जैसे चार्जेस, सेम। अगर आपके पास दो चार्ज हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, तो Q1 इक्वल होगा Q2 के, इक्वल जो है। अच्छा, अब सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, उनके दरमियान फासला कितना है, वो डिस्टेंस कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। एक्सपीरियंस वो एक दूसरे पर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जी 250 न्यूटन की। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, वो चार्जेस कितनी मैग्नीट्यूड के हैं, उन चार्जेस की क्या वैल्यू है, ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले मैंने लिख दिया Q1 इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि उसने कहा टू आइडेंटिकल चार्जेस सेम है, तो इसलिए मैंने कहा जी अगर दो चार्ज सपोज करें, एक Q1 है एक Q2 है, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आइडेंटिकल उसने वर्ड यूज़ किया है। सेपरेटेड बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो 10 सेंटीमीटर है, इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। अब वो कितनी फोर्स एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करें, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 250 न्यूटन, फोर्स आपकी 250 है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दोनों की मैग्नीट्यूड, यानी कि Q1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है और Q2 भी। कैसे पता चला? क्योंकि उसने कहा चार्जेस, चार्जेस तो दो हैं यहाँ पर, तो दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, यानी कि आपने Q1 और Q2 फाइंड करना है। ये बहुत सिंपल है। देखिए आपके पास ये कॉलम्स ला है कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो आर स्केयर नीचे डिवाइड हो रहा है ये F के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और Q1 और Q2 के साथ जो K इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये F के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यूँ ये बन जाएगा। आर क्या हुआ, आर एफ के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और के जो इसके साथ Q1 Q2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ये एफ के साथ जाके डिवाइड हो गया। और इधर कह रहे हैं कि Q1 और Q2 की जगह भी मैंने Q1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, या तो आप दोनों को 2 2 कर लें या दोनों को 1 1 कर लें, क्योंकि दोनों सेम है तो कोई एक ही डिजिट यूज़ करें, या 1 1 या 2 2, ठीक है, ताकि सेम है ना, पता चले जी सेम है दोनों, ठीक है। अब आप क्या करें कि एफ आर स्केयर ओवर के, अब Q1 दोनों एक जैसे हैं तो दोनों का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें, अब इसका दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें ताकि ऊपर से स्केयर कैंसिल हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और भी आपको चीज़ पहले क्लियर कर दूँ। देखें आपने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस फाइंड करना है, यानी कि Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू। जो आंसर Q1 का आएगा वही Q2 का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, ठीक है। तो आपने ये देखें जी दोनों तरफ यहाँ से इसके रूट ले लिया। अब क्या होता है, दोनों तरफ से इससे Q1 के ऊपर जो स्केयर है और इसके रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ Q1 रह जाएगा। Q1 को मैं इधर लिख लेता हूँ और बाकी सारी वैल्यू मैं इधर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर आप सिंपल वैल्यू पुट करें। आपके पास फोर्स कितनी है जी, 250 की है, और आपके पास 0.1 है, ऊपर स्केयर कर देंगे। के की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 है। इसको आप बच्चे किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं प्रॉपर डिटेल से, तो अब आप इसको बजाय टाइम ज़ाया करने के डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। तो जब आप कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, क्योंकि चार्ज है तो 7 यूनिट आपको कॉलम्स लिख देंगे। बच्चों मैं यहाँ पर आपको एक कैलकुलेटर भी बता देता हूँ, जो आप ले लें वो अच्छा है, जो आपकी इस तरह की जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं इनको डायरेक्ट सॉल्व कर देता है। उसका आप बेशक नाम नोट कर लें, या आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा, FX991 ES प्लस साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। तो ये अच्छा कैलकुलेटर है, तो आप इसको जो है ना वो ले लें।
तो ये था जी। आप देखें Q1 की वैल्यू आ गई, उसने कहा था दोनों की मैग्नीट्यूड फाइंड करें। मैंने आपको कहा था जो Q1 का आंसर होगा वही Q2 का होगा, क्यों? क्योंकि दोनों सेम आइडेंटिकल हैं। तो Q1 का जो आंसर है वही होगा Q2 का, क्यों? क्योंकि Q1 इज इक्वल है Q2 के, तो सो Q2 का आंसर भी यही होगा। तो ये आपका प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 है जी बच्चे, ये अब इजी इजी आ रहे हैं आगे। 90 जूल ऑफ वर्क इज डन। अब कितना वर्क कितना करते हैं जी? 90 जूल का। टू मूव क्या करते हैं जी? इतना बड़ा 90 जूल का वर्क कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं जी बच्चे? टू मूव टू कॉलम चार्ज, एक टू कॉलम चार्ज को मूव करवाते हैं जी। कहाँ से? बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो कितना जी? अच्छा 2 पॉइंट है ना, क्योंकि एक पॉइंट से आपने दूसरे पॉइंट तक उस चार्ज को लेके जाना है। तो जब पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल, जो लो पे है, ठीक है, उधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 13 वोल्ट का। अब इसका मतलब है एक पॉइंट पे आपको पता चल गया, दूसरे का नहीं पता, तो वही तो वो आपसे पूछ रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अदर पॉइंट। लोअर वाला उसने बता दिया, इसका मतलब है हायर वाला वो आपसे पूछ रहा है। ये कहानी आपको समझ आई? आपके पास 2 पॉइंट है, ठीक है, आपने काम करना है, 90 जूल का वर्क कर रहे हैं, आप उस 2 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। एक पॉइंट के ऊपर जो लो वाला है उसके ऊपर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 13 वोल्ट का, और जो दूसरा है वो आपको नहीं पता, वो आपने फाइंड करना है। डाटा नोट करते हैं। अच्छा 90 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क कितना है जी? वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका 90 जूल है। इज डन टू मूव 2 कॉलम चार्ज, चार्ज की वैल्यू दी हुई है, चार्ज जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 कॉलम, इसको आप कैपिटल Q से लिख दें, स्मॉल Q से लिख दें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा फिर उसने कहा बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल हैज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ 13 वोल्ट। ये जो उसने वैल्यू दी है ये आपकी होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लोअर पॉइंट, यानी कि लोअर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने है? वो है जी 13 वोल्ट का, जिसको हम V1 कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा दूसरे पॉइंट पे आपने फाइंड करना था, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अदर पॉइंट या हायर पॉइंट भी आप कह सकते हैं, ये V2 आपने फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल है जी बच्चों, ये आपके पास ये एक फार्मूला है W इज इक्वल टू क्यू वी। अब कैसे ये क्यू वी आया? तो साइड पे देखें, एक्चुअली आपका एक टॉपिक है बुक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि इक्वल होता है V इज इक्वल टू W ओवर Q, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये किसके इक्वल होता है? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तो फिर आपको आप ये फार्मूला भी बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसके इक्वल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन ये है कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि V इज इक्वल टू W, वर्क किस पे वर्क करें? टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि Q के ऊपर। जब आप वर्क करते हैं चार्ज के ऊपर, यानी कि W Q के ऊपर, तो वो इक्वल आ जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के V। ये हमारे पास एक फार्मूला है, इस डेफिनेशन से हम फार्मूला बना लेते हैं। अब यही फार्मूले को आप थोड़ा सा एडजस्ट करें, तो Q जब V के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू क्यू वी आपके पास फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो अब देखें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर W इज इक्वल टू क्यू और V चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पर V2 और माइनस V1 हो जाएगा। 2 पॉइंट है ना, एक V2 है और एक V1 है, एक लोअर है और एक हायर है। हायर में से हम लोअर क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, V2 माइनस V1। तो अब आगे सिंपल है, W की वैल्यू आपके पास 90 है और इज इक्वल टू Q की वैल्यू आपके पास 2 है, और V2 माइनस V1 की वैल्यू आपके पास 13 है। आप पहले क्या करें, 2 को 90 के साथ जाके डिवाइड कर दें, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 90 डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या रह जाएगा? V2 माइनस 13। अब 90 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये 45 आ जाएगा, बाकी इसी तरह लिखें V2 माइनस 13। अब यहाँ पर जो माइनस, आपको V2 की वैल्यू चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अदर पॉइंट, जिसको हम V2 का नाम दिया था। ये जो इसके साथ माइनस 13 है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस 13 हो जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 45 प्लस 13, और इधर रह जाएगा V2। तो ये 45 प्लस 13 आप करेंगे तो 58, और चूंकि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो इसका यूनिट वोल्ट होता है, तो साथ आप V लिख देंगे, और V2 को इधर लिख लें, 52 वोल्ट को इधर लिख लें, तो ये आपका आंसर आ जाता है। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी बच्चों, ये 2 कैपेसिटर्स of capacitance 5 microfarad and 10 microfarad are connected in parallel with 20 volt battery. फाइन, ये आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
of the combination, to charge stored on the combination, charge on each capacitor, potential difference across each capacitor. आप परेशान नहीं होना बच्चों, मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। तो देखें, टू कैपेसिटर्स, कितने कैपेसिटर हैं? दो, ठीक है। टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को बच्चों हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दो कैपेसिटर हैं, तो इसका मतलब है एक की कैपेसिटेंस को हम C1 कह देंगे और एक दूसरे को हम C2 कह देंगे। तो दोनों दी हुई हैं, तो डाटा नोट करते हैं साथ साथ। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1, जो पहला कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 5। अच्छा, कैपेसिटेंस को आपने C से रिप्रेजेंट करना है, चूंकि पहला कैपेसिटर है तो C1 कह देंगे। अब कितनी है? 5 मैक्रो फैरेड। मैक्रो को आप, ये जो आपको यू का सिंबल सा नजर आ रहा है ना, यू, इसको मैक्रो को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फैरेड को कैपिटल एफ से, स्मॉल से नहीं, कैपिटल एफ से। ये आपकी फर्स्ट कैपेसिटेंस होगी जी कैपेसिटर की, ठीक है। इसी तरह आपका जो नेक्स्ट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस कितनी है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 2, जिसको आप C2 बोल देंगे, वो कितनी है जी? वो 10 मैक्रो फैरेड। मैक्रो, इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया कि मैक्रो और फैरेड। अच्छा, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये बात याद रखनी है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दो आपके, एक प्रॉब्लम नेक्स्ट आएगा वो सीरीज वाला होगा, ठीक है। ये कौन सा है? ये पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? वो सीरीज वाला होगा। विद 20 वोल्ट बैटरी, यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो, या वोल्टेज है वो कितना है? वो 20 है। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या पोटेंशियल वोल्टेज भी कह सकते हैं, V है, वो आपका 20 वोल्ट्स है। ये तीन चीज़ें हमने पहले इस लाइन को पढ़ा तो हमने देखा, तीन चीज़ें हमने नोट की। अब आगे वो क्या कहता है? ए पार्ट में इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अच्छा, कैपेसिटेंस को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करते हैं? उसी C के साथ EQ लिख देते हैं, यूं। ये C और EQ, EQ का मतलब है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब है कि जो इनके दो कैपेसिटर है ना, एक C1 है एक C2 है, ऐसा कैपेसिटर जो दोनों के इक्वल हो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो होगा, ठीक है। या इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा, उसकी जो कैपेसिटेंस होगी इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, CEQ। ये आपने फाइंड करनी ए पार्ट में। अब बी पार्ट में टू चार्ज, टोटल चार्ज स्टोर ऑन कॉम्बिनेशन, टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और C में वो कह रहे हैं चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दो कैपेसिटर हैं, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है दो कैपेसिटर हैं तो दो चार्ज हो जाएंगे, Q1 और Q2। इस तरह डी पार्ट में वो कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ईच कैपेसिटर का मतलब है एक कैपेसिटर अलग अलग बताना है, तो दो कैपेसिटर हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो V1 और V2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बस याद ये रखना है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये चीज़ें हमने फाइंड करनी है, चार चीज़ें। अब देखें क्या करते हैं, बहुत ईजी है ये। अब ए पार्ट क्या है जी? ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटर, यानी कि मुराद ये है कि आपके पास कितने कैपेसिटर हैं? दो हैं। अब ऐसा कैपेसिटर जो दोनों के इक्वल हो जाए, तो यही तो फार्मूला देखें बन गया, CEQ, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर इक्वल होगा उन दोनों के, C1 और C2, क्योंकि हैं ही हमारे पास दो हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है। याद ये रखना है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या होता है? ये इन्वर्स हो जाता है, उल्ट हो जाता है, यानी कि वो आगे बताऊंगा। तो आपने देखें, अब C1 की वैल्यू आपके पास कितनी है? वो ऊपर देखें 5 लिखी हुई है, और C2 की 10 है, दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 15। क्योंकि ये इक्विवेलेंट, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, तो इसका आपका यूनिट लिख देंगे मैक्रो फैरेड, क्योंकि जो आपकी स्टेटमेंट में गिवन है यूनिट, देखिए मैक्रो फैरेड में, जिसको आपको बता रहा था मैक्रो और फैरेड, ये वही उसी यूनिट्स में आपने ये इसका आंसर भी कर देना, ठीक हो गया। ये आपका पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट में वो कह रहा है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज उसके ऊपर कितना होगा? तो देखें, चार्ज का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? Q इज इक्वल, वैसे होता है Q इज इक्वल टू CV। आपने टॉपिक्स अगर अच्छे से पढ़े हो तो आपको पता होगा, चार्ज का फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पर इसने कहा है टोटल चार्ज, तो इसलिए जो हम C जो ले रहे हैं यहाँ पर वो इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल इक्वल जो होगा वो वाला लेंगे फिर, तो इसलिए हमारे पास Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट और V। अब C इक्विवेलेंट अभी आपने फाइंड किया, ये ऊपर देखें 15 है और V आपको गिवन था वो 20 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 300 आ जाएगा। चार्ज है तो चार्ज का यूनिट मैक्रो कूलम जो आप यूज़ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ रही है। अब इसी तरह अब हम नेक्स्ट जब मूव करेंगे आगे, तो देखें नेक्स्ट हमारे पास डी, इसका पहले पार्ट सॉल्व करेंगे फिर सी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी में उसने क्या कहा था, एक दफ़ा देख लेते हैं फिर। डी पार्ट, डी में वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी।
बच्चों ये एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि एज वी नो दैट इन पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जब भी कम्बिनेशन पैरेलल हो तो ये बात याद रखनी है कि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों दो कैपेसिटर है ना, V1 इक्वल होता है V2। यहाँ पर ये आपने याद रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा इनका, यानी कि V1 इक्वल है V2 के, तो सो इनको हम सिंपल फिर V कह देंगे और V की वैल्यू उसने दी हुई है वो 20 है। अगर यहाँ पर आप V1 की अलग से वैल्यू निकालना भी चाहें तो V1 की वैल्यू 20 ही है और V2 की भी 20 है क्योंकि इक्वल जो है। तो ये आपका सॉल्व भी हो जाता है डी पार्ट। अब उसने सी पार्ट जो हमारा रह गया था उसमें वो कह रहा था कि चार्जेस फाइंड करें हर कैपेसिटर के ऊपर अलग अलग। तो चार्ज का फार्मूला हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी। हम क्या करेंगे क्योंकि दो चार्ज हमने फाइंड करने, Q1 और Q2। जब 1 फाइंड करेंगे तो हम Q1 C1 V1 कर लेंगे, जब 2 की बात करेंगे तो Q2 C2 V2 कर लेंगे। ठीक है, यूं यानी कि Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और इसी तरह आप साथ देखें Q2 इज इक्वल टू C2 V2। वैसे आप V1 और V2 जो है इसको सिंपल V भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि V2 और V2 इक्वल होते हैं, V1 और V2। इसको हम अब देखें, हमने लिखा हुआ है डी वाले पार्ट में V, दोनों को V कह दिए। तो बहरहाल समझाने के लिए मैंने थोड़ा इजी किया, तो इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग V1 और V2 कर दिए। अब आप क्या करें, C1 की वैल्यू आपके पास गिवन है, आप दोबारा से स्टेटमेंट देखें वो 5 है और V1 की वैल्यू आप ये देखें ऊपर लिखी हुई है 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा मैक्रो कूलम। ये चार्ज है ना तो मैक्रो कूलम आप यूज़ करेंगे। अच्छा, वैसे चार्ज का यूनिट हम कूलम यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में डाटा जो है वो मैक्रो में गिवन था तो इसलिए हम साथ मैक्रो भी लगा रहे हैं। अच्छी तरह आप दूसरा देखें, C2 वैल्यू आपके पास 10 है और V2 आपके पास वो ऊपर 20 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 मैक्रो कूलम्स आ जाएगा। ये आपका चार्ज है। वैसे टोटल चार्ज भी उसने पूछा हुआ था, टोटल चार्ज देखें Q1 100 है और Q2 जो है वो 200 है, तो टोटल कितना बन जाएगा 300। ये हम ऊपर फाइंड भी कर चुके हैं, ये देखें 300। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले से भी हमने फाइंड किया था, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको। तो ये बच्चों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर न्यू हैं, यानी कि जो इस चैनल को आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ, तो बच्चों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब किस तरीके से करना है ये आप देखें, आप नीचे फजल एकेडमी के साथ लिखा होता है सब्सक्राइब, जैसे ही आप उसके ऊपर प्रेस करेंगे सब्सक्राइब्ड लिखा आ जाएगा और साथ बेल आइकन का साइन भी आता है। तो जो सबसे ऊपर वाला होता है ना ऑल, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इससे क्या है बच्चों, फजल एकेडमी का जो है इस पर तमाम लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, जैसा कि आपको ये लेक्चर अभी देख रहे हैं, तो लेक्चर्स आपको तमाम मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ बच्चों एजुकेशनल न्यूज़, यानी कि आपका रिज़ल्ट कब आएगा, डेट शीट कब आएगी, या बोर्ड से रिलेटेड अब छुट्टियां कब हो रही हैं, ये तमाम चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, जितनी भी न्यूज़ होती हैं इस तरह की एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, और इसी तरह हम आपको सिलेबस भी बताते हैं, जो आपने अब क्योंकि आपको पता है SLOs बेस सारा वर्क है, बुक्स आपकी कोई स्पेसिफाई नहीं है, तो सिलेबस को आपने फॉलो करना है। तो सिलेबस आपको पता चल जाएगा, पेपर पैटर्न यानी कि कितने MCQs, कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये पेपर पैटर्न भी आपको पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपको ये तमाम चीज़ें मिलती रहें तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप नहीं चाहते तो बच्चों वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता। तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स की तरफ आते हैं। जो हमारे पास 7 है प्रॉब्लम। ठीक है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। आप सोच रहे होंगे ये तो वही प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चों वहाँ पर पैरेलल था और ये सीरीज़ वाला है। ये इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा था सीरीज़ पैरेलल, ये बात आपने याद रखनी है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ आ जाएगी। तो ये आप डाटा यहाँ पर देख लें, ये इसमें A और B C D पार्ट, इसमें भी 4 पार्ट्स आपने फाइंड करने हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर वही CEQ जिसको हम बोलते हैं, टोटल चार्ज जिसको हम Q बोल रहे थे, और चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर जिसको यानी कि हर कैपेसिटर के ऊपर Q1 और Q2 यानी कि 2 कैपेसिटर हैं। तो इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो V1 और V2। तो डाटा नोट करते हैं बच्चों, इसके ऊपर इतना टाइम नहीं लगाता है क्योंकि आपको ये समझ आया, अब कंसेप्ट क्लियर है आपका। तो देखें 2 कैपेसिटर थे, तो एक की कैपेसिटेंस को हम C1 कहते हैं, वो हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड है, और जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरेड है, उसको C2 हम बोल देते हैं। और दोनों का जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 है, तो 10 वोल्ट कर दिया। अच्छा, फाइंड क्या करना है जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटर जिसको हम CEQ कहते हैं, टोटल चार्ज जिसको हम Q कहते हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज कहते हैं Q1, और क्योंकि Q और ईच कैपेसिटर यानी कि दोनों के ऊपर अलग अलग, तो Q1 Q2 आपने फाइंड करना है। और D पार्ट में वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर यानी कि अलग अलग, तो V1 और V2 आपने फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सिंपल करके लिखा है ताकि आपको समझ आ गया।
याद ये रखना है कि ये सीरीज कम्बिनेशन है। मसला क्या है, क्यों आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें फार्मूला चेंज हो जाता है बच्चों। जब ये सीरीज कम्बिनेशन होती है ना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ये देखें मैं आपको पहले बता रहा था कि ये इन्वर्स हो जाता है, ऐसे उल्ट हो जाता है। ये 1/C∗, ये आपकी बुक में फार्मूले लिखे हुए हैं, आप टॉपिक्स को पढ़ें तो आपको ये समझ आ जाएंगे। 1/C∗ इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। जैसे आपने इसको उल्ट कर दिया, इन्वर्स कर दिया, ठीक है। अब ये देखें 1/C∗ को इसी तरह लिखेंगे। अब C1 की वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस 1/C2 की वैल्यू आपके पास 6 है। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम 6 आ जाएगा, और 3 का टेबल आप देखें 6 पे कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम। 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसी तरह फिर 6 का 6 पे 1 टाइम, तो 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपका एलसीएम आता होगा। 2 + 1 ये 3 डिवाइडेड बाई 6। अब दोनों को डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास 1/C∗, आपको C∗ की यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू चाहिए, यानी कि 1/, वो तो नीचे आपने इसको सिंपल ऊपर करना है। तो आप क्या करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो C∗ इज इक्वल टू 2, कैपेसिटेंस है तो आप इसको यूनिट लिखेंगे माइक्रो फैरड, जो कि स्टेटमेंट में गिवन था। आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिख दिया, साइड पे देखें। आपके पास अगर 1/C∗ है और इक्वल है 1/2 के, आप क्या करें, अब C∗ की वैल्यू आपने लेके आनी है, तो वो नीचे नहीं है, उसको ऊपर आप लेके जाना चाहते हैं तो उसको ऊपर ले जाएं, और जो 1 है वो उसको नीचे ले लें, उल्ट कर दें यानी कि। और इसी तरह दूसरी साइड पे 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब नीचे 1 का तो कोई फ़ायदा नहीं है दोनों पे, तो इसलिए C∗ डायरेक्ट आपके पास इक्वल आ जाता है 2 के, ठीक है। तो इसी तरह अब बी पार्ट आपने टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो टोटल चार्ज मतलब कि टोटल कैपेसिटेंस भी टोटल वाली लगानी है, C∗ V वैल्यू आपने अभी फाइंड किया, ये 2 है, और V की वैल्यू आपको गिवन है 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। चार्ज है तो मैक्रो कूलम्स, वैसे कूलम्स लगाते हैं तो मैक्रो भी यूज़ हुआ है तो मैक्रो कूलम्स लगा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह सी पार्ट ये याद रखना है कि इन सीरीज कम्बिनेशन ईच कैपेसिटर हैव सेम चार्ज। अच्छा, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम होता है, यहाँ पर चार्ज सेम होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, Q1 इक्वल होगा Q2 के, और फिर वो इन दोनों को हम कह देंगे Q, और Q कितना है अभी हमने ये फाइंड किया, ऊपर देखें 20 है, ठीक है। तो ये आपका सी पार्ट। अगर आप Q1 Q2 के अलग अलग, क्योंकि उसने कहा था ईच कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फाइंड करें, तो लिख सकते हैं यहाँ से Q1 भी 20 है और Q2 भी 20 है। और डी पार्ट अगर बच्चों सॉल्व किया जाए तो वो आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो वैसे हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू CV। यहाँ से चूँकि हमने V फाइंड करना है, तो V के साथ जो C मल्टीप्लाई हो रहा है ये Q के साथ जाके डिवाइड हो गया, तो Q/C इज इक्वल टू V। अब V को आप पहले लिख लें और Q/C को बाद में लिख लें, ये आपके पास एक फार्मूला बन गया। इसमें जब हम फर्स्ट उसकी बात करेंगे कैपेसिटर की, तो V1 कर देंगे और Q1 और C1 कर देंगे, और जब 2 की बात करेंगे तो V2 Q2 C2 कर देंगे, लाइक यूँ। अब हम 1 की बात करें तो V1 इज इक्वल टू Q1 C1। Q1 की वैल्यू आपके पास 20 है, ये ऊपर लिखी हुई है। C1 की वैल्यू गिवन थी 3, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 6.67। चूँकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है तो आप इसको V लिख देंगे, इसका यूनिट वोल्ट्स होता है। इसी तरह V2 की जब बात करेंगे तो दोनों के साथ 2 लिख देंगे, और Q2 की वैल्यू आपके पास 20 है और C2 की 6 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.33 वोल्ट्स आ जाएगा आपका आंसर। तो ये बच्चों आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह आप नेक्स्ट एंड लास्ट आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बच्चों 8। इफ अ कैपेसिटर स्टोर्स 10 कूलम्स चार्ज, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर का काम ही यही होता है कि कैपेसिटर्स यानी कि अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। कितना उसके अंदर कैपेसिटेंस है जी, 10 कूलम चार्ज स्टोर करने की। व्हेन कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ 200 वोल्ट, जब बैटरी कितनी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, 200 वोल्ट वाली। हाउ मच चार्ज विल बी स्टोर्ड ऑन इट, उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा इफ़ कनेक्टेड विद 45 वोल्ट बैटरी। यानी कि यहाँ पर भी दो पार्ट से नज़र आ रहे हैं। एक ये है कि वो चार्ज कैपेसिटर जो है वो कितना चार्ज स्टोर करता है जी, 10 कूलम्स का। कब, जब बैटरी 200 वोल्ट की है। और आप दूसरे पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि अब वो कितना चार्ज स्टोर करेगा, कब, जब उसने बैटरी चेंज कर दी। बैटरी कितनी कर दी उसने, 45 वोल्ट्स वाली कर दी, पहले 200 वाली थी, अब उसने 45 कर दी। 200 वाली जब बैटरी थी ना, 200 वोल्ट वाली, तो उसने चार्ज 10 कूलम स्टोर किया। अब उसने 200 की जगह 45 वोल्ट्स वाली बैटरी कर दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अब कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो कोई मसला नहीं, अभी निकाल लेते हैं, बहुत ईजी है। हमारे पास डाटा नोट करते हैं कि उसने कहा इफ़ अ कैपेसिटर स्टोर्स 10 कूलम्स चार्ज, चार्ज गिवन है, इसको मैं क्यू कह देता हूँ।
चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू 10 कूलम्स। अब मैंने इसको Q1 क्यों कहा, क्योंकि आपको भी समझ आ जाएगी 1 कहने का मकसद क्या था। अच्छा, व्हेन कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ 200 वोल्ट, बैटरी यानी कि वोल्टेज कितने है, इसको भी मैंने V1 कह दिया और ये 200 है, ठीक है। हाउ मच चार्ज, देखें अगेन दोबारा फिर चार्ज की बात हुई है, तो इसलिए हमने पहले वाले को V1 और अब जो दोबारा से उसने जिक्र किया इसको हम Q2 कह देते हैं। हाउ मच मतलब वो पूछ रहा है आपसे, Q2 आपने फाइंड करना है। विल बी स्टोर ऑन इट इफ कनेक्टेड विद 45 वोल्ट बैटरी, तो वोल्टेज आपने उसने अगेन V2 दी हुई है, तो ये इसको 45 आपकी होगी, ये डाटा था। अब हम क्या करते हैं, दो केस हैं, एक 1-1 वाले और एक 2-2 वाले। पहले केस 1 को लेते हैं, यानी कि 1-1। आपके पास क्या फार्मूला आता है जी, Q इज इक्वल टू CV। चूँकि आपने यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये देखें, आप क्या करते हैं, V को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं, तो Q ओवर V इज इक्वल टू C, और C इक्वल आ जाता है Q ओवर V। आप देखें, आपने दोनों को केस 1 सॉल्व कर रहे हैं ना, तो दोनों को 1-1 कह देंगे, ठीक है। अच्छा, आपने क्या किया, Q1 और V1 कर दिया। Q1 की वैल्यू आपके पास 10 है और V1 की वैल्यू आपके पास 200 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.05, क्योंकि कैपेसिटेंस है तो ये आपका यूनिट आ जाएगा फेरेड, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी कैपेसिटेंस आ गई जी 0.05 फेरेड की। अब देखें, अब अगेन यही फार्मूला आपने यूज़ करना है, Q इज इक्वल टू CV। अब आप क्या करेंगे, केस 2 करने लगें तो दोनों के साथ आप क्या करेंगे, आप ये देखें, मैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, ये मैंने दोबारा से लिख दिया Q इज इक्वल टू CV, और आप क्या करेंगे, दोनों के साथ 2 लिख देंगे। Q2 इज इक्वल टू C को इसी तरह लिखा V2। अब C को हमने 2 क्यों नहीं किया है, क्योंकि कैपेसिटेंस तो वही रहेगी, उसकी कैपेसिटर जो एक ही है वही कैपेसिटर है, तो ये C ही रहेगा। अब आपने C की वैल्यू कितनी है, अभी आपने फाइंड की थी 0.05, और V2 आपके पास कितना है 45। दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.25 कूलम का चार्ज जो है वो स्टोर करेगा। इसका मतलब है जब बैटरी 200 वाली थी तो उसने चार्ज कितना स्टोर किया था, 10 कूलम्स का। जब आपने बैटरी का वोल्टेज कम कर दिया 200 से, आप 45 पे आ गए डायरेक्ट, तो वो फिर 10 से भी देखें कहाँ पे आ गया, वो 2.25 पे आ गए कूलम्स पे। तो बच्चों ये था आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था जो कि हमने सॉल्व किया। बच्चों किसी किस्म की कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा से कमेंट्स में पूछें। बच्चे एक कंसेप्ट अपने क्लियर करें, कोशिश करें अपने कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, ना कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं बस यहाँ से नोट कर लेते हैं और उसको हल करके जी ठीक है जी बात। तो बच्चों आप SLOs बेस पेपर का मकसद यही है कि अगर आप इसको जस्ट यहाँ से रटलाइज कर लेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक अंडरस्टैंड नहीं करते। अंडरस्टैंड करें ताकि आपको समझ आए। अगर इस तरह का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत चेंज करके आ जाता है, चेंज होता है, तो आप उसको सॉल्व कर लें। बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।